हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानते हैं गुप्ता पीरियड के बारे में। लेकिन गुप्ता पीरियड के बारे में जानने से पहले जानना इंपॉर्टेंट है कि गुप्ता पीरियड एग्जिस्ट करता था, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, यानी कि सोर्स। तो हिस्टोरिकल सोर्सेज और कुछ लिटरेरी सोर्सेज से हमें पता चलता है कि गुप्ता एम्पायर एग्जिस्ट करता था। लिटरेरी सोर्स जैसे पुराण पुराण से हमें जानकारी मिलती है गुप्ता पीरियड के बारे में। अब पुराण का इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि पुराण में हिस्टोरिकल एज वेल एज रिलीजियस जानकारी दी गई है। पर इसका मतलब ये नहीं कि पुराण जो है वो गुप्ता पीरियड के समय से लिखना स्टार्ट हुए हैं। पुराण तो काफी पहले से ही लिखे जा रहे थे, लेकिन पुराण को गुप्ता पीरियड के समय में लार्जली कंपाइल किया गया, जिस वजह से गुप्ता पीरियड की अच्छी खासी जानकारी पुराण में मिल जाती है। पुराण जैसे विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, इन सब पुराण में गुप्त पीरियड के बारे में बताया गया है। और मत्स्य पुराण ये सबसे ओल्डेस्ट और इम्पोर्टेंट सोर्स माना जाता है एंशियंट हिस्ट्री का, क्योंकि इससे हमें जीनोलॉजी जो है वो क्लियर हो जाती है एंशियंट हिस्ट्री की, यानी कि कौन सा राजा पहले आया, बाद में कौन आया, किस राजा का कौन सा बेटा था, किस राजा ने किसको रिप्लेस किया, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है मत्स्य पुराण से। अनदर इम्पोर्टेंट सोर्स है कामंद का नीतिसार, जिन्हें शिखर के द्वारा लिखा गया है। शिखर ये चंद्रगुप्त सेकंड के प्राइम मिनिस्टर थे। कुछ काव्य नाटक लिटरेचर भी है जिससे हमें जानकारी मिलती है गुप्त पीरियड के बारे में, जैसे देवी चंद्र गुप्तम जिसे विशाखा दत्त द्वारा लिखा गया है, मुद्र राक्षस नाटक जिसे विशाखा दत्त द्वारा लिखा गया है, मरीक्षकटिकम जिसे शूद्रका द्वारा लिखा गया है। फिर फाहिम जो कि एक चाइनीज ट्रैवलर थे, विजिटर थे इंडिया में, उनके ट्रैवल अकाउंट से भी हमें गुप्ता पीरियड के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। फिर एक प्ले राइटन जिसे कालिदास द्वारा लिखा गया है, जैसे कि विक्रमो वर्षीय, वहां से भी हमें गुप्ता पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है। बाकी सेतुबंध काव्य जिसे प्रवार सेना द्वारा लिखा गया है, और पंचतंत्र जिसे विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। तो इन सब काव्य नाटक लिटरेचर से भी हमें गुप्ता पीरियड के बारे में पता चलता है। अनदर इम्पोर्टेंट सोर्स जो है गुप्ता पीरियड का वो है इंस्क्रिप्शन, जैसे उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन, मथुरा स्टोन इंस्क्रिप्शन, सांची स्टोन इंस्क्रिप्शन, गढ़वा स्टोन इंस्क्रिप्शन, बिलसाद स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन, मनकुवर स्टोन इमेज इंस्क्रिप्शन, बिल्हार स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन, भितारी स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जो कि काफी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंस्क्रिप्शन है, देन काहोम स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन, इंदौर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। तो इन सारे इंस्क्रिप्शन से हमें गुप्ता पीरियड के बारे में पता चलता है। अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है गुप्त पीरियड का सील्स और मॉन्यूमेंट, जैसे कि सील ऑफ ध्रुवा स्वामिनी। ध्रुवा स्वामिनी ये चंद्रगुप्त सेकंड की क्वीन थी, और कुछ दूसरे सील्स ऑफ अदर ऑफिशियल्स हैं जिससे हमें गुप्त पीरियड के बारे में पता चलता है। और फिर मॉन्यूमेंट्स ये अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स है गुप्त पीरियड का, जैसे विष्णु टेम्पल एट तिगावा, शिव टेम्पल एट भूमारा, पार्वती टेम्पल एट नचना कुथारा, बुद्धिस्ट श्राइन्स एट सांची एंड बौद्ध गया, एंड दसवतारा टेम्पल एट देवगढ़। अनदर इम्पोर्टेंट सोर्स है गुप्त पीरियड का वो है कॉइन्स। वैसे हर रूलर कॉइन्स छपवाते थे अपने अपने समय में, तो कॉइन्स मिंट किए जाते थे रूलर के अपने अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से, और चीजों को पोर्ट्रे करते थे कॉइन्स पर। अब कुछ रूलर्स ने जो है वो डिफरेंट फीचर्स ऑप्ट किए कॉइन्स बनाने के लिए, यानी कि वो प्रीवियस राजा ने जो कॉइन बनवाए हैं उनसे काफी डिफरेंट कॉइन जो है कुछ रूलर्स बनाना चाहते थे। वैसे ही कई सारे कॉइन्स में सिमिलरिटीज मिलती है, बट कुछ कॉइन्स में डिफरेंसेस भी है, जिस वजह से वही डिफरेंट कॉइन हमारे लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो गुप्ता रूलर्स थे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स बनाए, जैसे टाइगर टाइप, लिरस टाइप, अश्वमेध टाइप, आर्चर टाइप, छत्र टाइप, लायन स्लेयर टाइप एक्सेट्रा। तो ये सारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जिससे गुप्त पीरियड के बारे में हमें पता चलता है। अब जानते हैं ओरिजिन के बारे में। गुप्ता एम्पायर पावर में आया था 4th सेंचुरी एडी में। उनका पीरियड है, गुप्ता एम्पायर का पीरियड है 320 एडी टू 550 एडी। गुप्ता पीरियड को इस्टेब्लिश किया गया था, या गुप्ता डिनास्टी के फाउंडर थे श्री गुप्ता। वैसे हमारे पास एक सर्टेन इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है गुप्ता के ओरिजिन के बारे में, या फिर गुप्ता पीरियड किस एरिया से इस्टेब्लिश हुआ था इसके बारे में। बट गुप्ता जो थे वो कुषाण के फ्यूडेटरीज हुआ करते थे, यानी कि जब मौर्य एम्पायर डिक्लाइन कर जाता है तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड में काफी सारे फॉरेन इन्वेशंस हुए थे, जैसे इंडो ग्रीक,
इंडो सीथियंस, इंडो पार्थियंस, कुशान्स। तो कुशान्स के फ्यूडेटरीज हुआ करते थे गुप्ता। जैसे क्या होता है, जब भी कोई एक बड़ा एम्पायर होता है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है और हर एक हिस्से के लिए एक लॉर्ड अपॉइंट कर दिया जाता है। तो राजा के द्वारा उस पर्टिकुलर हिस्से को संभालने के लिए लॉर्ड अपॉइंट कर दिया जाता है और कहा जाता है कि आप वहां का लॉ एंड ऑर्डर देखिए और जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं उसका एक हिस्सा आप राजा को सौंप दीजिए। तो इसी तरह जब मौर्य एम्पायर वीक हुआ था तब हमने देखा था कि साउथ साइड में सतवाहना, जो कि मौर्य के फ्यूडेटरीज हुआ करते थे, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। तो इसी तरह जो गुप्ता रूलर थे वो कुशन के फ्यूडेटरीज हुआ करते थे। फिर जब कुशन एम्पायर धीरे धीरे वीक होने लगा तो श्रीगुप्त रूलर के द्वारा गुप्ता एरिया को एस्टेब्लिश किया गया। पर गुप्ता पीरियड की शुरुआत किस एरिया से हुई थी, ये इसमें विवाद है। अलग अलग हिस्टोरियंस अपना अलग अलग ओपिनियन पे देते हैं। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि गुप्ता पीरियड जो है वो गुप्ता पीरियड की जो शुरुआत है वो बंगाल से हुई थी, जबकि कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी। तो कुछ मानते हैं कि बिहार से इसकी शुरुआत हुई थी, तो कुछ मानते हैं किसी और जगह से शुरुआत हुई थी। बट जो सबसे लॉजिकल जगह जो लगती है, यानी कि श्री गुप्ता के द्वारा गुप्त पीरियड या फिर गुप्त एरिया की जहां से शुरुआत हुई थी वो था उत्तर प्रदेश। क्योंकि उत्तर प्रदेश से हमें काफी सारे कॉइन्स मिलते हैं, इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश इनका सेंटर रहा होगा और उत्तर प्रदेश ये एक जगह होगी जिससे गुप्त पीरियड की शुरुआत हुई होंगी। तो बेसिकली प्रयाग यानी कि इलाहाबाद, यहाँ से हमें ज्यादा कॉइन्स मिले हैं गुप्ता पीरियड के, जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि गुप्ता पीरियड की जो शुरुआत है वो इलाहाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश से हुई थी। प्रयाग प्रशिष्टि इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्त के बारे में काफी सारी जानकारी हमें मिलती है और ये काफी इंपॉर्टेंट सोर्स भी माना जाता है गुप्ता पीरियड का। तो प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, इस एरिया से गुप्ता की शुरुआत हुई थी और फिर धीरे धीरे वो मगध के रीजन तक अपना एरिया एक्सपांड कर लेते हैं और ईस्ट की तरफ इस तरह से वो एक्सपांड कर जाते हैं। गुप्ता जो थे वो वैश्य कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्षत्रिय क्लान से, क्षत्रिय कम्युनिटी से मैट्रिमोनियल अलायंसेस स्टैब्लिश कर लिए, जिस वजह से उनकी स्थिति जो है और बेहतर हो गई। तो गुप्ता पीरियड की शुरुआत श्री गुप्त के द्वारा की गई थी। श्री गुप्त को गुप्ता पीरियड का फाउंडर या कहे फर्स्ट रूलर माना जाता है। उनका रियान था फ्रॉम 240 एडी टू 280 एडी। अर्ली किंग्स के बारे में, गुप्ता एम्पायर के अर्ली किंग्स के बारे में हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अर्ली किंग्स में हमें सिर्फ दो रूलर्स के बारे में पता है, एक श्रीगुप्ता और दूसरा घटोत्कच। श्रीगुप्त के बेटे थे घटोत्कच। घटोत्कच का रियान था 280 टू 319 एडी। श्रीगुप्त के सक्सेसर थे उनके बेटे घटोत्कच। और ये जो दोनों रूलर है श्रीगुप्त और घटोत्कच, इनके बारे में एक इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है और उस इंस्क्रिप्शन में इन दोनों को महाराजा के टाइटल से मेंशन किया गया है। इन दोनों रूलर के समय में गुप्ता एम्पायर कुछ उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट्स में ही रूल कर रहा था। इनके बाद के जो रूलर्स आए उन्होंने गुप्ता एम्पायर को एक्सपांड किए, जैसे चंद्रगुप्त द फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द सेकेंड, कुमारगुप्त द फर्स्ट, स्कंदगुप्त। इन रूलर्स के द्वारा, इन राजाओं के द्वारा गुप्ता एम्पायर एक्सपांड किया गया। तो सबसे पहले जानते हैं चंद्रगुप्त द फर्स्ट राजा के बारे में। इनका रियान था फ्रॉम 320 एडी टू 335 एडी और चंद्रगुप्त द फर्स्ट ने महाराजा धीराज का टाइटल अज्यूम किए थे। ऐसा माना जाता है कि घटोत्कच के बेटे थे चंद्रगुप्त द फर्स्ट और चंद्रगुप्त द फर्स्ट को गुप्ता डिनास्टी का रियल फाउंडर माना जाता है, क्योंकि घटोत्कच यानी कि उनके फादर द्वारा जो एम्पायर, जो एरिया उन्हें मिला था रूल करने के लिए, वो काफी छोटा था। बट बाद में उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस एस्टैब्लिश करने के बाद और कुछ युद्ध लड़ने के बाद अपना एम्पायर एक्सपांड करना स्टार्ट किया, इसलिए उन्हें रियल फाउंडर माना जाता है गुप्त डिनास्टी का। चंद्रगुप्त द फर्स्ट ने लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से शादी कर ली। इस तरह मैट्रिमोनियल अलायंस एस्टैब्लिश करके अपना एम्पायर एक्सपांड कर लिया। लिच्छवी जगह अभी है नेपाल में और 321 एडी तक उनका टेरिटरी एक्सटेंड हो गया फ्रॉम द गंगेज रिवर टू द प्रयाग। उनके द्वारा काफी कॉइन्स इशू किए गए जिसमें जॉइंट नेम्स थे, यानी कि उनकी रानी और उनका नाम साथ में मेंशन किया गया था। चंद्रगुप्त द फर्स्ट ने टाइटल अज्यूम किए थे महाराजा धीराज का, यानी कि द ग्रेट किंग ऑफ किंग्स। चंद्रगुप्त द फर्स्ट राजा के बारे में भी हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है और स्पेशली उनकी जो विक्ट्रीज के बारे में इंफॉर्मेशन काफी कम अवेलेबल है। बट वायु पुराण से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त द फर्स्ट ने उनका किंगडम जो है मगध
से यानी कि ईस्ट के मगध से प्रयाग के वेस्ट तक एक्सपांड किया था। तो इस तरह चंद्रगुप्त द फर्स्ट ने गुप्त इरा की शुरुआत की थी 319 टू 20 एडी में टू कोमेमोरेट हिज विक्ट्री। और चंद्रगुप्त द फर्स्ट ये पहले गुप्ता रूलर थे जिन्होंने लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे। वैसे तो सबसे पहले गोल्ड कॉइन इशू किया गया था इंडो ग्रीक के द्वारा, लार्ज अमाउंट में गोल्ड कॉइन इशू किया गया गुप्ता के द्वारा, और गुड क्वालिटी ऑफ गोल्ड कॉइन इशू किया गया था कुशन्स के द्वारा। चंद्रगुप्त द फर्स्ट काफी सक्सेसफुल रहे इन बिल्डिंग अ स्मॉल प्रिंसिपलिटी इनटू अ ग्रेट किंगडम, यानी कि उनके फादर घटोत्कच से उन्हें काफी छोटा एरिया मिला था, बट उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस से और युद्ध करके अपना एरिया एक्सपांड कर लिया फ्रॉम मगध इन द ईस्ट टू द प्रयाग इन द वेस्ट। और इस वजह से चंद्रगुप्त द फर्स्ट को गुप्ता एम्पायर का फर्स्ट ग्रेट किंग माना जाता है। हालांकि इनके पहले जो श्रीगुप्त रह चुके हैं, घटोत्कच रह चुके हैं, ये दो रूलर रह चुके हैं, बट गुप्त एम्पायर का पहला ग्रेट किंग चंद्रगुप्त द फर्स्ट को माना जाता है। चंद्रगुप्त द फर्स्ट के सक्सेसर थे उनके बेटे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का रियान था फ्रॉम 335 एडी टू 380 एडी। समुद्रगुप्त ये चंद्रगुप्त द फर्स्ट और कुमार देवी के बेटे थे। समुद्रगुप्त को इंडिया का ग्रेट कॉन्करर माना जाता है, और समुद्रगुप्त के विक्ट्रीज के बारे में सारी डिटेल इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में दी गई है। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन को प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है, और इस इंस्क्रिप्शन को कंपोज किया था समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट हरिसेन के द्वारा। समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने आर्ट एंड लिटरेचर में काफी पेट्रोनेज दिया। उन्होंने विक्रमंका का टाइटल अज्यूम किए थे और अश्वमेध यज्ञ भी परफॉर्म किए थे, जिस वजह से ही रिफर्स टू हिमसेल्फ एज द रिस्टोरर ऑफ अश्वमेध। अश्वमेध यज्ञ क्या है इसके बारे में पूरा डिटेल में हम प्रीवियस वीडियो में जान चुके हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानने के लिए तो प्रीवियस वीडियो रेफर कर सकते हैं। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के हिसाब से समुद्रगुप्त के द्वारा मिलिट्री कैंपेन चालू किया गया था जिसे 5 फेजेस में कंप्लीट किया गया। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्त की विक्ट्रीज को हाईलाइट किया गया है और इस इंस्क्रिप्शन को कंपोज किया गया है समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट हरिसेन के द्वारा। समुद्रगुप्त के रियान में उन्होंने गुप्ता एम्पायर का एक्सपांशन किया था फ्रॉम हिमालयाज इन द नॉर्थ टू द कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स इन द साउथ। मतलब काफी बड़ा एम्पायर उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया था। और ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने गंगेज वैली के 9 राजा, साउथर्न रीजन के 12 राजा और 18 फॉरेस्ट ट्राइब को हराकर गुप्ता एम्पायर का एरिया एक्सपांड किए थे, जिस वजह से वेस्टर्न हिस्टोरियन विंसेंट स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा गया है। जबकि कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि नेपोलियन ऑफ इंडिया का दर्जा समुद्रगुप्त के लिए काफी कम हो गया क्योंकि नेपोलियन कई युद्ध में हारे थे, बट समुद्रगुप्त के साथ ऐसा नहीं हुआ था। वैसे समुद्रगुप्त को नेपोलियन के साथ कंपेयर करना एक हद तक ठीक था क्योंकि नेपोलियन भी काफी ग्रेट कॉन्क्यूरर थे, बट विक्ट्रीज के मामले में समुद्रगुप्त फार ग्रेट थे। समुद्रगुप्त काफी अच्छे वीणा प्लेयर भी थे और कई सारे कॉइन्स पर उन्हें वीणा बजाते हुए डिपिक्ट भी किया गया है। समुद्रगुप्त ये वैष्णविट हिंदुइज्म के फॉलोअर थे। जैसे हम जान चुके हैं कि उस समय भक्ति राइज हुआ था, तो वैष्णविट हिंदुइज्म के फॉलोअर थे समुद्रगुप्त, बट ऐसा नहीं था कि वो कट्टर हिंदुइज्म थे। बाकी दूसरे धर्म के प्रति रिलीजन के प्रति वो टॉलरेंट थे। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि श्रीलंका के राजा मेघवर्ना को उन्होंने परमिशन दे दी थी बौद्ध गया में मोनास्ट्री बिल्ड करने के लिए। इसका एक रीजन पॉलिटिकल रिलेशन को इम्प्रूव करना भी हो सकता है, बट समुद्रगुप्त एक काफी अच्छे रूलर थे, गुड वीणा प्लेयर थे और बाकी धर्मों के प्रति टॉलरेंट भी थे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे चंद्रगुप्त द सेकंड, जिनका रियान था 380 एडी टू 418 एडी। इन्हें विक्रमादित्य चंद्रगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। चंद्रगुप्त दी सेकंड के समय में गुप्ता डिनास्टी का जो वाटरमार्क पीरियड था वो इनके समय में भी रहा। चंद्रगुप्त द सेकंड समुद्रगुप्त और दत्ता देवी के बेटे थे, बट की कुछ कॉइन्स में मेंशन किया गया है कि समुद्रगुप्त के बाद जो नेक्स्ट रूलर आए वो रामगुप्त, और रामगुप्त के बाद बने चंद्रगुप्त दी सेकंड। और एक जो प्ले है देवी चंद्रगुप्तम, उसमें तो रामगुप्ता को चंद्रगुप्ता द सेकंड का भाई बताया गया है, बट देवी चंद्रगुप्तम ये एक संस्कृत प्ले है जो कि एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी बनाया जाता था। तो इसमें वाइडली एक्सेप्टेड क्रोनोलॉजी ये है कि चंद्रगुप्त द सेकंड या कहे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये समुद्रगुप्त के बेटे थे।
चंद्रगुप्त सेकंड ने उनका एम्पायर मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू एक्सपांड किया और इस तरह उन्होंने नागाज और वाकाटकास के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस एस्टेब्लिश किए। चंद्रगुप्त सेकंड ने या कहे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उनकी डॉटर प्रभा पार्वती गुप्ता की शादी वाकाटक के रूलर रुद्रसेन द सेकंड से की थी और वाकाटक रूलर उस समय करंट लोकेशन महाराष्ट्र पे रूल कर रहे थे। चंद्रगुप्त सेकंड ने परम भगवत का टाइटल अज्यूम किए। परम भगवत का टाइटल चंद्रगुप्त सेकंड के अलावा समुद्रगुप्त ने भी अज्यूम किए थे और लेटर ऑन स्कंदगुप्त के द्वारा भी ये टाइटल अज्यूम किया गया था। चंद्रगुप्त सेकंड ने 3 सत्रप किंगडम एनेक्स्ड किए और जिस वजह से उन्होंने सकारी का टाइटल अज्यूम किए। सकारी यानी होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ द सकाज। चंद्रगुप्त सेकंड ने सख किंग रुद्रसिम्हा दी थर्ड को हराया और इस तरह से सौराष्ट्र और काठियावाड़ का रीजन अपने एम्पायर में इंक्लूड कर लिया। अब वेस्टर्न पोर्ट को अपने एम्पायर में इंक्लूड करने के बाद वेस्टर्न पोर्ट से रोमन एम्पायर के साथ इनका ट्रेड बढ़ गया, जिस वजह से किंगडम की प्रॉस्पेरिटी बढ़ गई। तो इस तरह से इंडिया का ईस्ट और वेस्ट पार्ट गुप्ता एम्पायर में इंक्लूड करने के बाद चंद्रगुप्त सेकंड ने नॉर्दर्न रूलर्स को डिफीट किए। नॉर्दर्न रूलर्स जैसे हुनास, कंबोजास, किरातास, इन सबको। चंद्रगुप्त सेकंड बहुत ही ब्रिलियंट कॉन्क्यूरर थे और एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और उनके फादर की तरह वो भी वैष्णवाइट थे और बाकी रिलीजन के प्रति टॉलरेंट भी थे। अब इनके पीरियड में जो कॉइन्स मिले हैं उन पर चंद्रगुप्त सेकंड को अलग अलग नाम से मेंशन किया गया है, जैसे विक्रमा, देवगुप्त, देवराज, सिम्हा विक्रम, विक्रमादित्य, साकारी एक्सेट्रा। चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में 9 जेवल्स थे जिन्हें नवरत्ना भी कहा गया। दिस 9 पीपल एमिनेंट इन वेरियस फील्ड्स ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस। और ये 9 लोग में इंक्लूड थे द ग्रेट संस्कृत पोएट कालिदास, हरिसेन, अमरा सिम्हा जो कि लेक्सिकोग्राफर थे। लेक्सिकोग्राफर मतलब अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरीज और बहुत अच्छे ग्रामरियन थे। और एक धन्वंतरी थे जो कि फिजिशियन थे यानी कि मेडिकल फील्ड में एक्सपर्ट थे। अब गुप्त पीरियड के दौरान चंद्रगुप्त टू के समय में फाहिन जो कि बुद्धिस्ट चाइनीज ट्रैवलर थे वो इंडिया विजिट के लिए आए थे। उनके रिकॉर्ड से पता चलता है कि गुप्ता एम्पायर बहुत ही प्रॉस्पेरस था और उनके रिकॉर्ड से ये भी पता चला, यानी कि उन्होंने ये भी कहा कि जो पाटलिपुत्रा सिटी थी वो दुनिया की ग्रेट सिटी में से एक है और फायन यहाँ की वेल्थ से, यहाँ की ग्लोरी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। चंद्रगुप्त सेकंड के रियान में मेहरौली इंस्क्रिप्शन तैयार किया गया। मेहरौली इंस्क्रिप्शन जो कि कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में खड़ा किया गया है। स्क्रीन पर दिए पिक से आप समझ सकते हैं। मेहरौली इंस्क्रिप्शन ये काफी पुराना इंस्क्रिप्शन है, 1500 साल पुराना इंस्क्रिप्शन है। ये लोहे का पिलर है बट इसमें आज तक कहीं भी जंग नहीं लगी है, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री के आर्ट स्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस पिलर पे चंद्रगुप्त सेकंड का नाम चंद्र बताया गया है। तो इस तरह ये जो मेहरौली इंस्क्रिप्शन है ये फेमस है फॉर द रस्ट रेजिस्टेंट कंपोजिशन ऑफ द मेटल और ये दर्शाता है हाई लेवल ऑफ स्किल विच वाज अचीव्ड बाय द एंशिएंट इंडियन आयरन स्मिथ्स। अब चंद्रगुप्त सेकंड के बाद आते हैं उनके बेटे कुमारगुप्त, यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड के सक्सेसर थे उनके बेटे कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने महेंद्र आदित्य का टाइटल अज्यूम किए। कुमारगुप्त ने 455 एडी तक रूल किए और कुमारगुप्त द फर्स्ट ही नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे। और नालंदा यूनिवर्सिटी ये बुद्धिस्ट नॉलेज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटर बना। पूरी दुनिया से नॉलेज अवेल करने के लिए यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी में लोग आते थे। कुमारगुप्त को शाकरा आदित्य के नाम से भी जाना जाता था और कुमारगुप्त द फर्स्ट के बेटे स्कंदगुप्त ये गुप्त डिनास्टी के लास्ट ग्रेट किंग थे। हालांकि स्कंदगुप्त के बाद भी काफी रूलर्स आए बट वो इतने पावरफुल किंग नहीं थे। दामोदरपुर इंस्क्रिप्शन में कुमारगुप्त द फर्स्ट को महाराजा धीराज के नाम से मेंशन किया गया है, यानी उन्हें उस नाम का टाइटल दिया गया है। और कुमारगुप्त द फर्स्ट महेंद्र आदित्य का टाइटल भी अज्यूम किए थे। कुमारगुप्त द फर्स्ट ने हुन्स के अटैक से अपने एम्पायर को बचाया बट इस अटैक के बाद उनका जो एम्पायर है वो काफी कमजोर पड़ गया था। अब लास्ट ग्रेट रूलर थे गुप्त डिनास्टी के स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त को एक बहुत ही वीक राज्य मिला बट उन्होंने इस वीक किंगडम को स्ट्रॉन्ग किंगडम में कन्वर्ट किए, जिस वजह से उन्हें लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ गुप्त डिनास्टी कहा जाता है। यानी कि स्कंदगुप्त के बाद जो भी रूलर आए वो इतने पावरफुल नहीं थे। स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य और देवराज का टाइटल अज्यूम किया
और स्कंदगुप्त ने सक्सेसफुली हुन्स को पीछे ढकेला। इकोनॉमी उस टाइम पे बहुत ही पुअर कंडीशन में थी क्योंकि इसके पहले कुमारगुप्त द फर्स्ट के हुन्स के साथ काफ़ी सारे वॉर हुए थे। तो स्कंदगुप्त ने इकोनॉमी को रिवाइव करने का प्रयास किया और क्वालिटी और नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स जो इशू कराए गए वो कंपैरेटिवली अर्लियर पीरियड के हिसाब से इन्फेरियर और लिमिटेड थे। इस कारण इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो एम्पायर में अच्छी चलती रहे। स्कंदगुप्त रूलर के बारे में जानकारी हमें जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से मिलती है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि उन्होंने कुछ पब्लिक वर्क किए, जैसे सुदर्शन लेक को रिपेयर किया था, जिस वजह से एग्रीकल्चर अच्छा होता रहे और इकोनॉमी को भी बूस्ट मिले। फिर 467 एडी में स्कंदगुप्त के डेथ के बाद गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन होने लगा। फिर स्कंदगुप्त के बाद ही वॉज फॉलोड बाय मैनी सक्सेसर्स जिन्होंने गुप्ता लाइन को कंटिन्यू रखा। और जो लास्ट रिकॉग्नाइज किंग थे गुप्ता लाइन के वो थे विष्णुगुप्त, जिन्होंने 540 टू 550 एडी तक रूल किया। अब क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि इन गुप्ता रूलर ने कौन कौन से टाइटल अज्यूम किए थे। तो सबसे पहले थे श्रीगुप्त, जिन्होंने महाराजा का टाइटल अज्यूम किए थे। उनके बाद आए घटोत्कच, जिन्होंने महाराजा का टाइटल अज्यूम किए थे। उनके बाद आए चंद्रगुप्त द फर्स्ट, जिन्होंने महाराजा धीराज का टाइटल अज्यूम किए थे। फिर आए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने कविराज का टाइटल अज्यूम किए थे। कविराज का टाइटल इसलिए उन्हें दिया गया क्योंकि उन्होंने आर्ट और लिटरेचर में काफी ज्यादा पैट्रोनेज दिया था। दूसरा टाइटल उन्होंने अज्यूम किए थे विक्रमांका का। फिर उन्होंने टाइटल अज्यूम किए थे अश्वमेध प्रकरम विक्रम का। फिर उन्होंने टाइटल अज्यूम किए थे परम भगवत का। और परम भगवत का टाइटल ये अज्यूम किए थे, इसकी जानकारी हमें मिलती है नालंदा कॉपर प्लेट से। नेक्स्ट टाइटल जो अज्यूम किए थे वो है सर्वराजोचित्ता। सर्वराजोचित्ता यानी होता है अपरूटर्स ऑफ ऑल किंग। समुद्रगुप्त ने काफी राजाओं के साथ लड़ाई कर कर उन्हें हराया था, जिस वजह से उन्हें ये टाइटल दिया गया। और फिर नेक्स्ट टाइटल था धर्म प्रचार बंधु। ये जानकारी हमें मिलती है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से। धर्म प्रचार बंधु का टाइटल उन्हें दिया गया क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणशीय रिलीजन को आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट राजा थे चंद्रगुप्त द सेकेंड यानी कि विक्रमादित्य, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता था। नेक्स्ट टाइटल उन्होंने अज्यूम किए थे साकारी का क्योंकि उन्होंने साक रूलर को हराए थे। नेक्स्ट टाइटल अज्यूम किए थे परम भगवत का। और देवगुप्त, देवश्री, देवराज, नरेंद्र चंद्र सिंह विक्रम, विक्रमा, सिम्हा विक्रमा, ये सब टाइटल इन्होंने अज्यूम किए थे। नेक्स्ट थे कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने महेंद्र आदित्य, महाराजा धीराज और शाकारादित्य ये टाइटल अज्यूम किए थे। नेक्स्ट है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य, क्रमादित्य, शक्रोपमा और देवराज ये टाइटल अज्यूम किए थे। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का टॉपिक यानी कि गुप्ता पीरियड में पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, सोसाइटी लाइफ कैसी थी, इकोनॉमी लाइफ कैसी थी, रिलीजन लाइफ कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, लिटरेचर किस तरह का था, इन सब के बारे में हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।